अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूं सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर साहब, पहलगाम इंसिडेंट को लेकर अभी तक तल्खी बरकरार है और उसमें जो अचंभे की बात है या हैरत अंगेज़ बात जो इंडिया में भी देखी जा रही थी, वो आपका वो इंटरव्यू था। पहले दिन से आप हमारे शो में भी, जब मैंने आपसे सवाल किया कि क्या समझते हैं आप इस वाक़े के पीछे कौन है, तो आपने बरमला खुले अंदाज में सरेआम दबंग लफ्ज़ों में ये कहा कि इसके पीछे इंडियन डीप स्टेट का हाथ है। हमारे शो में तो आपने ये कहा, लेकिन द वायर को इंटरव्यू देते हुए आपने इससे भी आगे जाके कुछ ताने बाने मिलाए और माजी से याद दिलाने की कोशिश की भारतीय अवाम को। लेकिन जो वहाँ के नेशनलिस्ट हैं, जिनके सर पर इस वक्त धुन सवार है या भूत सवार है नेशनलिज्म का, उनकी आंखों पर एक पट्टी बंधी है, उसकी वजह से वो आपके पीछे पड़ गए। ज़ाहिर है ट्विटर के ऊपर एक बैशिंग शुरू हो गई और आपको टारगेट किया जाने लगा। फिर आपने कहा आपको मैसेजेस की भरमार हुई है, जिसके बाद आपने कहा कि कुछ हवाले देखिए, माजी में जाके आर्काइव खंगालिए। तो मेरा ख्याल है उसके बाद आपको कोई मैसेज नहीं आया, क्योंकि आर्काइव तक जाने की जहमत कोई नहीं करता, खोज लगाने की नहीं करता। इल्ज़ाम तराशी इज़ द ईजीएस्ट थिंग यू कैन डू। लेकिन अब भी आज भी जो पहलगाम इंसिडेंट है, उसकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान जंग के खदशात मौजूद हैं। आप पहले दिन से इतने यकीन से कैसे कह गए कि इसमें इंडियन डीप स्टेट का हाथ है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस है कि मुझे हिंदुस्तान से दो किस्म की अटैक आ रही है। एक तो जाहिर है हुकूमत के जो दोस्त यार और सपोर्टर्स हैं, उनकी तरफ से मेरे ऊपर अटैक आ रही है कि ये मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं इस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूँ, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का, और मैं गलत और झूठे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि ये डीप स्टेट का इसमें हाथ हो सकता है। मगर फिर मेरे दोस्त भी हैं इंडियन मीडिया के अंदर, उनकी तरफ से भी बड़ी हाइपर नेशनलिज्म का इजहार हो रहा है और वो भी कुछ यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। वो भी बड़ी जल्दी पाकिस्तान के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर दी। अच्छा, मुझे इससे बड़ा दुख हुआ कि भाई एक तो बात समझ आती है कि कुछ लोग हैं जो कि डीप स्टेट के साथ ताल्लुक़ है उनका, या एक हाइपर नेशनलिज्म है, माई कंट्री राइट और रॉन्ग, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मगर जो पढ़े लिखे लिबरल इंडियन जर्नलिस्ट्स जो अपने बारे में बड़ी शोहरत है उनकी एज इंडिपेंडेंट, उन्होंने भी इतनी कोशिश नहीं की कि जो मैंने बात की उसकी तफ्तीश की जाए, और बहुत जल्दी मेरे पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि जी आप गलत कह रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और मैं कहता रह गया कि तफ्तीश कर ले। जब नहीं हुआ तो फिर मैंने एक नया थोड़ी सी एविडेंस प्रेजेंट की। मैंने ये कहा कि मैडलिन ऑलब्राइट जो कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रही हैं, उन्होंने किताब लिखी थी द माइटी एंड ऑल माइटी। उसके अंदर एक जिक्र आया कि ये सिंहपुरा का जो मैसेकर है, उस वक्त बिल क्लिंटन वहाँ थे, और उसकी फॉरवर्ड के अंदर उस किताब में बिल क्लिंटन ने ये लिखा था कि किसी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने ये मैसेकर किया था और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई। ठीक, जब ये किताब छपी और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं वहाँ ना जाता तो शायद ये ना होता। दो बातें कही कि एक तो ये कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, दूसरा ये कि अगर मैं ना जाता तो ये ना होता। मतलब उसका ये था कि ये इस चीज़ को इसलिए किया था मुझे मुतासर करने के लिए कि पाकिस्तान के साथ तल्लुकात बंद करें, पाकिस्तान मत जाएं और पाकिस्तान को सेंसर करें या कोई सैंक्शंस लगाएं उसके ऊपर। तो उन्होंने इसका जिक्र किया। अब मैंने ये किताब पढ़ी हुई थी, मुझे याद था कि ऐसी बात है, मगर जब मैंने जाके चेक किया तो मुझे नज़र आया कि वो किताब में से वो चीज़ें निकल गई हैं। फिर मैंने रिसर्च की तो पता चला कि 2006 में जब ये किताब शाया हुई, उस वक्त इंडिया के अंदर इस किताब को विड्रॉ कर लिया गया था। इसका पब्लिशर था हार्पर कॉलिंस। फिर मैंने रिसर्च की तो पता चला कि इंडिया की उस वक्त की जो मीडिया, आज़ाद मीडिया, जिसमें आउटलुक मैगज़ीन थी, द हिंदू अखबार था, और इंडियन एक्सप्रेस थी, और टाइम्स ऑफ इंडिया, इन्होंने भी ये बात डिस्कस की थी कि ये किताब क्यों विड्रॉ कर ली गई, इसमें क्यों ये तब्दीलियाँ की गई, ये सेंसरशिप क्यों हुई, क्यों ना हुई। तो जब मैंने देखा कि ये तो सारी बात पॉइंट कर रही है कि ये बात का जिक्र आया था कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, और जो क्लिंटन ने बात की, फिर ये रिमूव क्यों कर दिया गया। तो रिमूव इसीलिए कर दिया गया क्योंकि ये इंडिया की हुकूमत नहीं चाहती थी कि ये बात बाहर निकले। तो फिर तो मैंने ये बात सारी इंडियन अवाम के आगे रखी, अपने ट्विटर में भी और अपने प्रोग्राम्स के अंदर भी, मगर फिर भी वो यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे। अभी भी ट्विटर के ऊपर मुझे गालियां पड़ रही हैं कि जी आपने गलत बात की, ये देखे किताब में तो ऐसी कोई चीज़ लिखी नहीं हुई। और मैं कहता रह गया कि ये किताब वो है जो कि बाद में ठीक करने के बाद जो शाया हुई है, जिससे आप ये दिखा रहे हैं मुझे। जो ओरिजिनल एडिशन थी
जी। उसमें कुछ और लिखा हुआ उस था। तक जाएं। हाँ, मगर वहाँ उस तक जाना कोई नहीं चाह रहा था। अच्छा, तो अब सूरत हाल ये है कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतनी भी इन्वेस्टिगेशन वहाँ नहीं हो रही कि ये हकीकत चित्ती सिंहपुरा की जाए, क्योंकि मैं उसको लिंक करना चाह रहा था इंडियन डीप स्टेट का हाथ टुडे। आज भी उसी किस्म की, मेरा ख्याल है उसी किस्म की कोई चीज़ हुई है, मगर उसके लिए मुझे एविडेंस चाहिए। एविडेंस मिल नहीं रही है अभी, मगर मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट था टू प्रूव कि इस किस्म की चीज़ पहले हुई है जिसकी एविडेंस है जी। और इंडिया के मीडिया मानने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसी चीज़ हुई या उसके कोई एविडेंस है। तो मैंने फिर ये एविडेंस पहले मैंने ये प्रेजेंट की, वो किताब के बारे में बताया, वो भी मानने के लिए तैयार नहीं जी। अब मेरे पास एक नई एविडेंस है। एविडेंस तो पुरानी है मगर पूरी कहानी देने का मौका आ गया है। मेरा ख्याल है कि आप ऐसे करें कि ये दिखा दें सबको कि हिंदुस्तान के अंदर इंडिया की अपना मीडिया और इंडिया के अपने आर्मी जनरल जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था चित्ती सिंहपुरा का मैसेकर और रिपोर्ट लिखी थी, और उसके बाद वो रिपोर्ट के अंदर क्या उन्होंने लिखा था, तो वो आज मेरा ख्याल है कि वो आप इसको दिखा दें। वो जो इंटरव्यू है जनरल गिल की, जिसके अंदर सारी बात वाज़ेह हो जाएगी कि उस वक्त क्या हुआ था, और मेरा जो पॉइंट है, मौक़िफ़ जो है वो प्रूव हो जाएगा कि इसी किस्म की इंक्वायरी की ज़रूरत है अब भी, जो कि इंडियन हुकूमत शायद करने से कतरा रही है। और पाकिस्तान का ये जो डिमांड है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, और इंडियन मीडिया कहता है हम नहीं इंक्वायरी करेंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं इंक्वायरी करने की, क्योंकि हर इंक्वायरी तो पाकिस्तान मानता ही नहीं है किसी इंक्वायरी की रिपोर्ट। तो मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल इंक्वायरी की जाए। उस वक्त भी एक इंक्वायरी हुई थी, इंडियन फ़ौज ने खुद की थी, और उस फ़ौज को हेल्प किया था इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच वालों ने। अब बात यह है कि मैं चाह रहा हूँ कि आप मेहरबानी करके वो 5 मिनट का क्लिप है जो इंटरव्यू है जनरल गिल की, वो आप दिखा दें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या ताल्लुक़ है इस इंटरव्यू का और इसके अंदर जो बात की गई है विद आज के जो सूरत हाल है। ठीक है सिर साहब, बहुत अच्छी आपने तमहीद बांधी इस इंटरव्यू की, और ये इंटरव्यू इस लिहाज से भी अहम है कि उसके ताने बाने आज के वाक़े से भी मिलते हैं, और इससे आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि ये सब चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं जो हम दिखाने जा रहे हैं। ये एक इंडियन जर्नल रिटायर्ड KS गिल का इंटरव्यू है उस कत्लेआम के बारे में जो हुआ था चित्ती सिंहपुरा में, और ये इंटरव्यू यूट्यूब के ऊपर 7 साल पहले के आर्काइव्स में मौजूद है और देखा जा सकता है यूट्यूब के ऊपर जाकर। इसके अलावा द हिंदू की दिसंबर 2021 की रिपोर्ट भी हमारे सामने मौजूद है कि इस वाक़े को कितने अरसे तक घसीटने और दबाने की कोशिश की गई, लेकिन इंडियन मीडिया आज भी पिक एंड चूज पर आमादा है। तो सुनिए ये इंटरव्यू और फिर इससे जुड़े सवालों के जवाब सेठी साहब से जानेंगे। तो सेठ साहब, ये जो वीडियो है 7 साल पहले जो यूट्यूब पे मौजूद है, वो 3-4 मोटी मोटी बातें जो आप अपने तजिए में कहते आ रहे हैं उनको बयान कर रही है कि मकबूजा कश्मीर में जो 35 सिख कत्ल हुए थे उनमें बीजेपी और भारतीय फौज मुलव्विस थी, जिसके लिए उन्होंने इसे कवर करने की कोशिश की बहुत अरसे तक। और बिल क्लिंटन अमेरिकन प्रेसिडेंट, उनके सामने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए यह कत्लेआम करवाया गया था, लेकिन अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा के सामने बीजेपी की यह साजिश बेनकाब हो गई थी, क्योंकि बिल क्लिंटन साहब ने कहा था कि मुझे चाहिए इसकी रिपोर्ट, भाई मेरी वजह से हुआ, मुझे बताया जाए। आशा, इसलिए मैं ये चाह रहा था कि ये बात बाहर निकले और ये बात सामने आ जाए, ताकि अब आपको मैं बताऊं कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ कि पुलिस केस चला, आर्मी की इंक्वायरी हुई, और ये गिल साहब उस इंक्वायरी रिपोर्ट के हिस्सेदार हैं, और ये प्रूव किया गया कि ये जो 5 इनोसेंट लोगों को पकड़ के ले गए और फिर मार दिया इन अ फेक पुलिस एनकाउंटर, और कहा ये पाकिस्तान से आए थे और इन्होंने ये सब कुछ किया था। वो केस चला, वो उसके अंदर आर्मी तो नहीं चाहती थी कि केस चले, मगर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI उस वक्त की, उन्होंने कहा कि हम इसको चेक करेंगे। उन्होंने केस चलाने की कोशिश की, केस चलता रहा, नीचे से ऊपर आया, सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फ़ौज अगर चाहे तो इसको खुद कर ले, नहीं तो ये ट्रायल कोर्ट में भेज दे। फ़ौज ने, इंडियन फ़ौज ने ये कहा हम खुद करेंगे। उनको मौका मिल गया, अदालत ने दे दिया उनको। अब उन्होंने फिर जनाब 7 साल के बाद ये अनाउंस किया कि जी हमने पूरी इंक्वायरी की है, और ये जो लोग जिनको गिरफ्तार किया था, वो जिन लोगों ने जाके फेक एनकाउंटर किया था, उन 5 या 7 लोग थे, उनको फिर इंडियन आर्मी ने एक्विट कर दिया। मगर इसके ऊपर कभी डिनाइल नहीं हुई कि फेक एनकाउंटर हुआ, वो मारे गए, और ये जो सारा इंसिडेंट था ये करवाया गया था, और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना था। इसीलिए मैं कह रहा था कि क्लिंटन ने जब ये उसके सामने ये हुआ, वो बेवकूफ़ नहीं था। वो जब उसने ये फॉरवर्ड जब लिखा तो उस वक्त कुछ अरसा गुजर चुका था। ये 2000 में हुआ कि वो किताब तो 2006 में शाया हुई, तो उसके अंदर फिर क्लिंटन ने ये बात जिक्र कर दिया
कि जी मेरी वजह से, इसीलिए वो गिल्टी फील कर रहा था कि अगर मैं ना जाता तो ये मारे ना जाते, और क्योंकि इनको मारना था शो के ये पाकिस्तान से लोग आए उन्होंने मारा है, तो वो ही वाज फीलिंग गिल्टी। तो इसलिए फिर उसने लिख दिया कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट। उसने एक्चुअली काफ़ी सख्त लफ्ज़ और भी लिखे थे, वो भी काट दिए गए, काफ़ी उसने सख्ती की। मगर आज इंडिया में हमारे लिबरल जर्नलिस्ट मानने के लिए तैयार नहीं है। बाकी तो ठीक है नहीं बात, मगर कि यहाँ ये सूरत हाल थी उस वक्त, कोई किसी ने इन्वेस्टिगेट करना ही नहीं चाहता। मैं ये इसलिए दिखाना चाह रहा था कि ये चीज़ें होती हैं, इंडिया में भी होती हैं, अमेरिका में भी होती हैं, डीप स्टेट्स करती हैं। इसीलिए ये नोशन, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉल्स फ्लैग बनाया गया है कि एक इंसिडेंट किया जाता है, फिर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, हालांकि वो खुद ही करवाया जाता है। डीप स्टेट्स ये करती हैं। मैं आपको ये बताऊं, जो इल्ज़ाम, सबसे बड़ा इल्ज़ाम, तारीख का सबसे बड़ा इल्ज़ाम 9/11 है जी। 9/11 के ऊपर जो कंस्पिरेसी थेरीज हैं और बहुत सी एविडेंस है इंटरनेट के ऊपर कि ये भी अमेरिकन डीप स्टेट ने और इजराइलीज़ ने मिलकर करवाया था, कि ताकि इतना बड़ा कोई हादसा हो 9/11 का, उसके इतने लोग मारे जाएं, और उसके बाद फिर अमेरिकन गवर्नमेंट को इतनी पूरा पावर मिल जाए टू वेज वॉर। और उन्होंने किया क्या, आपने देखे ना, उसके नतीजे में वो इंसिडेंट 9/11 हुआ, तो उसके नतीजे में क्या कुछ नहीं किया अमेरिकनों ने। अमेरिकन डीप स्टेट ने फिर सारा मिडिल ईस्ट का नक्शा तब्दील कर दिया। लिबिया, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, सब जगह पे उन्होंने फ्लैटन कर दिया। जवाब मिल गया तो उनको एक जवाब चाहिए होता है, बनाया और फिर कर दिया। मेरा ये मौक़िफ़ था कि इजराइल ने भी यही किया है, हमास इस दफ़ा ये हुआ है, क्योंकि ये इंटेलिजेंस एजेंसी को पता होता है कि क्या दूसरा कर रहा है कि नहीं कर रहा, और ये मेरा मौक़िफ़ था। और इस दफ़ा भी मेरा ये मौक़िफ़ है कि ये डिलिबरेटली किया गया है। मगर अब बात आके यहाँ रुक गई कि उस वक्त तो इंटरनल इंक्वायरी हो गई थी, इस दफ़ा कोई इंटरनल इंक्वायरी का इम्कान नहीं है। इसलिए पाकिस्तान का ये जो डिमांड है कि इसके ऊपर एक इंटरनेशनल इंक्वायरी की जाए, तो मैं ये उसको सपोर्ट करता हूँ कि इंटरनेशनल इंक्वायरी करें ना। यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स की कमीशन आई थी जी, गिल साहब कह रहे हैं ना, तो आप बुला लें उनको और वो आके इंक्वायरी कर ले। और मैं तो ये भी कहूँगा कि वो बलूचिस्तान के ऊपर भी इंक्वायरी कर ले कि बलूचिस्तान के अंदर कौन कौन है, क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और टीटीपी को भी कर ले कि उनके सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से आते हैं, क्यों, क्या क्या मसले हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये सारी टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जो केस चल रहा है, और मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि देखिए इतना वॉर हिस्टीरिया हो गया है कि हकीकत को भी लोग पहचानने के लिए तैयार नहीं है, स्पेशली इंडिया। तो बात साफ सी, अगर पाकिस्तान ने किया है तो पता करें और एविडेंस दें और ख़त्म करें। पाकिस्तान को सेंशन करें, फाटाफ लगा दें, सैंक्शन कर दें, जो चाहते हैं आप कर दें। मगर अगर पाकिस्तान ने नहीं किया तो ये फिर एक जंग की तैयारी और जो हो रही है इसके साथ तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इसीलिए ये इस जंग से पहले ये इंक्वायरी कर ली जाए। अगर एविडेंस निकलती है तो निकाली जाए, जो भी एविडेंस है। और मैं यही कह रहा हूँ कि इंडियन स्टेट कभी नहीं मानेगी, बिकॉज मैं कन्विंस्ड हूँ कि अगर ये पहले हो सकता था, उस वक्त भी अडवाणी साहब वॉज इन चार्ज, बीजेपी के कंपोनेंट था उसमें, अभी भी वही सूरत हाल है, अभी तो और भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन है वहाँ। तो मेरा ख्याल है कि जो मैं कह रहा था वो प्रूफ हो गया, उसका मिल गया। अब आपको क्या रह गया इसके बाद? अगर उस वक्त 2000 में ये हो सकता था, क्लिंटन ने इस बात की थी, तो इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए। या तो एक्सटर्नल इंक्वायरी, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर लें, नहीं तो फिर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल नाजायज़ है। देयर इज़ नो एविडेंस फॉर इट। इनफैक्ट अगर आप सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे जाएं और डीप स्टेट की तारीख में जाएं तो आपको समझ आती है कि पहले भी हुआ तो अब भी हो सकता है। तो अगर वो देखना चाहें तो ज़ाहिर है उनके सामने एविडेंस मौजूद होगा। और अब के.एस. गिल साहब कह रहे हैं कि क्लिंटन साहब क्योंकि परेशान थे इस वाक़े पर, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को कहा और फिर रिपोर्ट तलब की गई। इस वाक़े पर तो अमेरिका उतना कंसर्न दिखाई नहीं देता, बल्कि जे.डी. वैंस का हमने कल ये बयान सुना कि ऐसा हमला करे कि फैले ना बात। तो अब पाकिस्तान की तरफ से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक खत जाता है, लेकिन इंक्वायरी का उसमें भी नहीं कहा जाता, तो फिर सच कैसे आएगा सामने? आप सही कह रहे हैं, मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है, सच कैसे सामने आएगा? देखिए आपने सही कहा कि उस वक्त क्लिंटन बड़ा परेशान था कि मेरी वजह से, और लिखा उसने कि मेरी वजह से लोग, इनोसेंट लोग मारे गए। एक तो वो 5 बेचारे मारे गए, एक 35 सिख मारे गए, एक 5 कश्मीरी मुसलमान मारे गए, कम्युनिटीज़ के जो ऑलरेडी सप्रेस्ड है। तो अब बात ये, और आपको पता ही है सिख्स के अंदर भी एक नेशनलिज्म चल रही है, और उनके भी बड़े ग्रीवेंसेस हैं, कश्मीरियों के भी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया की जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं उनको सांस लेना चाहिए, टेक ए डीप ब्रेथ, और हार्ड क्वेश्चंस पूछें अपनी रियासत के और अपनी हुकूमत से कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, हमें बताएं। ये नहीं कि सीधा उठ के और शुरू हो जाए। अब एक बड़ी और दिलचस्प बात कि अभी
एक डॉक्यूमेंट फ्लोट कर रहा है और उसका नाम है रॉ फाइल जी। अच्छा, ये कोई 9 सफ़े का डॉक्यूमेंट है। ये कहा यह जा रहा है कि ये एक सीक्रेट क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है जो कि रोशनी डालता है ये सब कुछ जो कुछ हुआ है, कैसे ये प्लान बना, और ये रॉ का इंटरनल डॉक्यूमेंट है जी। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि ये फेक है या ये सही है। अगर तो ये सही है तो फिर तो बात ख़त्म हो जाती है, तो डॉक्यूमेंट के अंदर नज़र आता जी। है और वो मेरा ख्याल है इंटरनेट पे अब मिल रहा है जी बिल्कुल। मगर सवाल ये खड़ा होगा कि ये फेक है या सही है। अगर तो ये सही है तो इसका ये मतलब है लीक हुई है, इंडिया से लीक हुई है। अगर फेक है तो फिर यहाँ किसी ने बनाई है, उल्टा लगाने के लिए इल्ज़ाम इंडिया के ऊपर। तो इसके ऊपर भी अब तफ्तीश होनी चाहिए कि ये फेक है या ये ओरिजिनल है। जो लोग कहते हैं ओरिजिनल है वो ये कह रहे हैं कि रॉ के अंदर डिसएग्रीमेंट्स हैं, रॉ के अंदर भी एक दराड़ है। कोई कहते हैं हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं करने चाहिए। इसीलिए अब आपने देखा कि थोड़ी सी तब्दीलियाँ हुई हैं इंडिया के अंदर। कुछ अफसरान बरतरफ हुए हैं जी जनरल DS राणा, उनको बरतरफ करके कहीं भेज दिया गया। इसी तरीके के साथ एक एक्स रॉ का हेड को ले आए हैं जी, वो बोर्ड में ले आए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में। तो वहाँ भी मेरा कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ डिफरेंसेस ओपिनियन है विद इन रॉ एंड द इंटेलिजेंस एजेंसीज कि हमें ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था ये, और उस वक्त इसलिए, और जाहिर है पुराने जो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं उसके अंदर बड़े सेकुलर और प्रो कांग्रेस किस्म के लोग भी बैठे हुए हैं वहाँ, ठीक है ना। वो तो नीचे के लोग होते हैं ना, वो तो नहीं तब्दील होते, तब्दील तो ऊपर वाले लोग होते हैं जबकि कोई नई गवर्नमेंट आती है तो वो तो परमानेंट करियर सिविल सर्वेंट्स होते हैं, लो मीडियम लेवल के। तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये डॉक्यूमेंट लीक किया है, ये डॉक्यूमेंट उन्होंने लीक किया है। और मगर दूसरी तरफ ये इंडिया वाले यही कहेंगे कि ये तो पाकिस्तान ने खुद ही बनाया। ये मैं आपको दिखाऊं, ये है वो डॉक्यूमेंट जो इस वक्त ये बड़ा डिटेल में है, ये मेरा ख्याल है इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो पढ़ना चाहें पढ़ लें, अपना फैसला कर लें कि ये जेन्युइन है या ये फेक है, वी डोंट नो। इसीलिए मैंने इसका सिर्फ हवाला दिया है, मैं इससे कोट नहीं कर रहा। मगर बात यह है कि दाल में बहुत कुछ काला है यहाँ, इसीलिए इंटरनेशनल इंक्वायरी इज़ नीडेड। मैं आखिरी बात ये कहूँगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता है ये सारी बात, इसीलिए वो बाय नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो इंडिया का बयानिया खरीद नहीं रहे हैं। ये सारी बातें जो है ना, देखिए यहाँ लाहौर में बैठे हुए आपने और हमने ये निकालनी है चीज़ें, तो उनके पास तो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, उनके पास तो सारे डोसियर्स हैं कि चतुर्सिंहपुरा पे क्या हुआ था, वो आज की उनके पास तो उस वक्त की सारी डिटेल्स हैं एक एक। तो जब ये चीज़ हुई तो एकदम ब्रीफिंग हो जाती है कि जी ये हुआ। तो मेरा ख्याल है इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता है कि उस वक्त क्या हुआ था और इस दफ़ा क्या हो सकता है। इसीलिए उन्होंने इंडिया का साथ नहीं दिया कि पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ टेररिज्म को कंडेम किया, विच इज़ फाइन, विच इज़ फाइन। इंडिया इसीलिए इंडिया का ये जो बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे थे वो फेल हो गया, और इसीलिए अमेरिका ने भी थोड़ा दूर हो गए, वो उन्होंने पूरी हिमायत नहीं की। तो वो सिर्फ यही कह रहे हैं इंक्वायरी करें, और अगर कोई जंग वंग करते हैं तो उसको एस्केलेट ना करें। अमेरिका को भी पता है कि ये सारा शायद ये ड्रामा है, इसमें हकीकत नहीं है। इसलिए नो वन इज़ इंटरनेशनली सपोर्टिंग इंडिया ऑन दिस चार्ज अगेंस्ट पाकिस्तान। अच्छा से तो बीजेपी सरकार का ये जो बेरहम तरीका वारदात है और पुराना भी है इतना, इसको हुकूमती सतह पर पाकिस्तानी हुकूमत किस तरह उठा सकती है? आपने बलूचिस्तान का भी तस्करा किया कि TTP का मामला भी अपनी जगह मौजूद है, BLA का भी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को एक लेटर जाता है, तो उसमें एक मुतालबा क्यों नहीं किया गया कि आप यहाँ आए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? कल आपने ये सजेस्ट किया। मैं समझता हूँ करना चाहिए था इनको, बिल्कुल करना चाहिए इनको, कहना चाहिए यूनाइटेड नेशन को इंक्वायरी करें। हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, हम चाहते हैं कि आप इंक्वायरी करें, तो अगर इंडिया नहीं करता तो इनको चाहिए ही करना, और आई एम सरप्राइज्ड इन्होंने अगर नहीं किया अभी तक। करना चाहिए इनको, यू आर राइट। ठीक है, लेकिन भारत क्या करने की कोशिश कर रहा है? उसके इब्तदाई अहदाफ तो शायद वो हासिल नहीं कर सका, जंग की धमकियों के बावजूद भी पाकिस्तान अभी तक उसके शिकंजे में नहीं आया। तो वो जो ऑप्शंस एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो क्या है? एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। शो में साथ देने का शुक्रिया। कल 2 ऑप्शंस पे हमने बात की जो इंडियन अखबारों में बड़ी हाईलाइटेड छपी के 2 फाइनेंशियल स्ट्राइक्स इंडिया करने का इरादा रखता है। आपने दोनों को धो दिया था। FATF का भी इम्कान आपने मुस्तरद कर दिया, वहाँ एविडेंस मांगे जाएंगे। दूसरी तरफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी पाकिस्तान की जो कर्ज़ों की दरख्वास्त है उसके बारे में जो इंडियन मौक़िफ़ है या मुतालबा है उसको मुस्तरद कर दिया है। एक और ऑप्शन जिसके बारे में लेजेंडरी क्रिकेटर हैं सुनील गावस्कर साहब, बड़े शौक से देखे जाते हैं दोनों तरफ, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान शायद एशिया कप से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर दोनों ममालिक के दरमियान इतनी बिगड़ी हुई बात हो तो खेला नहीं जा सकता आपस में।
तो यानी पाकिस्तान को इस तरह से आइसोलेट कर दिया जाए हर मैदान में, यही टारगेट है इंडिया का? देखिए, गवास्कर साहब ने शायद थोड़ा सा मुख्तलिफ बयान दिया है। मेरा ख्याल है जो उन्होंने कहा है कि शायद पाकिस्तान को निकाल ना दिया जाए वो मुश्किल हो जाएगा, शायद एशिया क्रिकेट काउंसिल को डिसबैंड ही कर दिया जाए। वो उसने ये खदशा का इजहार किया है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साल एशिया कप जो है वो इंडिया और श्रीलंका में होना है। तो देखिए ना, अब ACC के चेयरमैन इस दफ़ा रोटेशन के बाद PCB को मिला है, तो मोहसिन नकवी साहब क्योंकि चेयरमैन PCB हैं तो वो अब चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल भी बन गए, अप्रैल में बने हैं वो। तो उनका कोई रोल नहीं होगा? अब सोचिए ना, देखिए क्या होगा। पहली बात तो ये है कि अब मीटिंग कॉल करनी है। मीटिंग से पहले इंडिया ने सारे जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं ना उनसे बात कर ली होगी। अच्छा। उनसे ये कहेंगे जी कि इसको डिसबैंड करें, हम नहीं खेलते, हम नहीं खेलते, हम पाकिस्तान मानते नहीं, इसको ख़त्म करें। इसीलिए गवास्कर ने कहा डिसबैंड कर देंगे। पाकिस्तान को आउट नहीं कर सकते, डिसबैंड कर सकते। अब पहले कोशिश करेंगे कि टेररिज्म का चार्ज लगा के आउट करें, निकालें। वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर डिसबैंड कर देंगे कि मेजॉरिटी जो आके कहेगी जी हम इसको ख़त्म करें, ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये है वो है। तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? इंडिया जाके ये जो बाकी ममालिक हैं 14-15 लोग हैं, इसमें से मेन 8-10 जो हैं वो मेन फुल मेंबर्स हैं, बाकी जो हैं वो एसोसिएट मेंबर्स हैं। इंडिया हर एक के साथ ये कहेगा कि आप हमें सपोर्ट करें, डिसबैंड करते हैं इसको, हम आपका जो क्रिकेट का सारा टूर्नामेंट्स हैं वो हम कर लेंगे। इंडिया विल टेक चार्ज। वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे पाकिस्तान के बगैर और बांग्लादेश के बगैर, और ये सबके साथ वो काम शुरू करते हैं। ठीक है, दैट्स द प्लान। सार्क का जो है यही धमकी वो ICC को भी देते हैं कि साड़ी गल मनो नहीं तो असीं जा रहे हैं, साढ़े बगैर देयर इज नो ICC, हम एक काउंटर ICC बना लें। तो ये एक तरफ पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बन गए, दूसरी तरफ बात शुरू हो गई है कि इसको एशियन क्रिकेट काउंसिल को ही ख़त्म कर दिया जाए। जब इस वक्त वो इंडिया के कंट्रोल में है, तो इसको ख़त्म कर दिया जाए ताकि ये ना पाकिस्तान की बारी आए, ना लड़ाई आगे जाके अंदर डिस्कशंस हों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले ऐसे था कि पाकिस्तान आइसोलेट होता था, एक तरफ पाकिस्तान था, दूसरी तरफ इंडिया, इंडिया के साथ श्रीलंका, इंडिया के साथ बांग्लादेश और बाकी सारे। अब बांग्लादेश अलग हो गया, अब बांग्लादेश इंडिया को नहीं सपोर्ट करेगा, अब बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। तो इसलिए फिर वो बिखर जाएंगे। हाँ। अब दरार पड़ जाएगी बड़ी सीरियस। अच्छा। क्योंकि देखिए 3-4 टीमें हैं, टॉप टीमें, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। 2 इधर हो जाएंगी, 2 उधर हो जाएंगी। पहले 3 इधर थी और 1 हम इधर थे, तो वी हैड नो चॉइस बट टू गो अलोंग। अब क्योंकि डिवीजन हो जाएगी तो इसलिए लगता है ऐसे ही है अकॉर्डिंग टू गवास्कर कि ये एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है ये सस्पेंड हो जाएगी या इन अबेयंस हो जाएगी, और कोई मैचेस नहीं होंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी एक ऑप्शन दिया है कि हांगकांग या UAE को दावत दी। वो फिर ये कि अगर ये डिसबैंड हो जाती है या सस्पेंड हो जाती है तो इंडिया क्या करेगा? इंडिया ये करेगा कि ये पाकिस्तान बांग्लादेश को निकाल देगा और बाकी जो रह जाएंगे लोग उनके साथ एक आउटसाइड द एशियन क्रिकेट काउंसिल एक 5 नेशन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर लेगा। देखिए ये इसलिए क्योंकि इंडिया यही धमकी देता है हर जगह पे। जब इंडिया की बात ICC नहीं मानती ना तो इंडिया कहता है कि हम आपके बगैर अपने क्रिकेट चला लेंगे। जैसे उन्होंने IPL चला ली और IPL में उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर्स भी बैन कर दिए, और यहाँ तक कि उन्होंने हर क्रिकेटिंग कंट्री को कहा कि जब IPL हो रही हो कोई और मैचेस कोई भी आपस में नहीं खेलेंगे, सारे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। इतना उनका पावर है कि सारे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, सारे न्यूजीलैंड सब बैठ गए। वो सारी उनकी टूर्नामेंट्स ख़त्म हो जाती हैं, उनके सारे प्लेयर्स आर अवेलेबल फॉर IPL, और जो रह जाते हैं वो फिर उनमें से हम चुन लेते हैं थोड़े बहुत। ठीक, तो इंडिया जो है उसका इतना क्लाउट है, ICC भी उनके पास है, ACC भी उनके पास है। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किल आ रही हैं आगे, स्पेशली आफ्टर दिस इंसिडेंट। और मैं ये समझता हूँ कि गवास्कर ने जो बात की है इट्स इंटरेस्टिंग। उसने बात इसलिए की है इस वक्त तो कहता है मुझे याद है कि 1970-71 में जब बांग्लादेश की आज़ादी की मुहिम चल रही थी और यहाँ इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही थी, कहता है उसके दौरान एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक सीरीज़ हुई, इट वॉज नोन एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। उस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 में 3 पाकिस्तानी प्लेयर्स थे, 3 इंडियन प्लेयर्स थे। पाकिस्तानी प्लेयर्स में से ज़हीर अब्बास साहब थे, आसिफ मसूद थे जो फास्ट बॉलर थे, और इंतखाब आलम जो कि हमारे कप्तान रहे हैं। ठीक, और इंडिया की तरफ से बिशन बेदी थे, गवास्कर था, और मेरा ख्याल एक और प्लेयर था कोई। तो और वो बताते हैं कि किस तरीके के साथ एक तरफ जंग हो रही थी, दूसरी तरफ ये प्लेयर्स आपस में खेल भी रहे थे, एक दूसरे के साथ ड्रेसिंग रूम भी शेयर कर रहे थे, गपशप भी हो रही थी, खाने भी इकट्ठे खा रहे थे, और इस किस्म का माहौल ही नहीं था जो। और आज का माहौल आप देखें
कितना ख़तरनाक माहौल है कि बात करने के लिए तैयार नहीं, गाली गलौज चल रही है। तो एक दूसरे तो वो दिखाना ये चाह रहे थे कि देखिए एक ज़माने में जब जंग भी होती थी फिर भी क्रिकेट चलती रहती थी, मगर कारगिल के बाद काफ़ी अरसे के लिए फिर क्रिकेट जो है वो बंद रही है। और उसके बाद खैर यहाँ भी एक हादसा हो गया था लाहौर के अंदर, जिसकी वजह से इंटरनेशनल टीम्स ने आना बंद कर दिया था। मगर इसके बावजूद 2011 तक तो खेलते रहे और अभी भी बायलैटरल सीरीज तो नहीं हो रही, मगर न्यूट्रल कंट्रीज में खेलते हैं एक दूसरे, टूर्नामेंट्स डिफरेंट हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो भी अब अंडर अ क्लाउड आ जाएगा, क्योंकि आईसीसी और एसीसी इंडिया के हाथ में है, और मेरा ख्याल है क्रिकेट भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी बिटवीन इंडिया पाकिस्तान या इंटरनेशनल भी। अब पाकिस्तान, इंडिया विल नॉट अलाउ पाकिस्तान टू प्ले, और अगर खेलेंगे तो इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा। तो अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो एक जो फाइनेंशियल फीजिबिलिटी है ऑफ दीज टूर्नामेंट्स वो ख़त्म हो जाती है, बिकॉज मेजॉरिटी 60% ऑफ द रेवेन्यू that the ICC gets and 90% of the revenue that the ACC is from the India-Pakistan matches. तो अगर पाकिस्तान इंडिया ने एक दूसरे के साथ नहीं खेलेंगे तो that's the end of the way, तो वो तो टूर्नामेंट ही नहीं बनती। So the entire cricket hierarchy इस वक्त threatened है, और दिलचस्प बात यह है कि उसमें इंडिया हावी है, इंडिया बैठा हुआ है, फैसले इंडिया की लोगों ने करने हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, आई थिंक आगे क्रिकेट के लिए, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़े मुश्किल दिन आ रहे हैं इंटरनेशनली। तो पीसीबी इस सिलसिले में क्या कर सकता है? बहुत दिन पहले मोहसिन नकवी साहब ने ये बयान दिया था कि हमारी विमेन क्रिकेट टीम नहीं जाएगी विमेन वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया। तो अब पाकिस्तान इस तरह के फैसले, इस तरह की खबरों के बाद क्या कर सकता है और उसको देखिए ये अब क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। उधर तो BCCI जो है वो तो हर बात इंडियन हुकूमत की बातती है, और हर रोज़ इंडियन हुकूमत नए नए इकदाम कर रही है। एक्टर्स को बैन कर रही है, यूट्यूब चैनल्स को बैन कर रही है, पाकिस्तानी मीडिया को बैन कर रही है, दिन ब दिन नए बैन्स आ रहे हैं, क्रिकेटर्स तक को, अब एवरीथिंग। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से ये मामला कहाँ तक जाता है और कैसे रिजॉल्व होता है। मगर मुझे लगता है ऐसे है कि इन द शॉर्ट टर्म क्रिकेट इस इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर ये इंडिया पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं ये इंटरनेशनल क्रिकेट को बहुत डैमेज करेंगे। और BCCI के एकतरफा इस तरह के फैसलों के बाद ICC के पास बिल्कुल कोई इख्तियार नहीं है कि वो असरअंदाज हो सके। ICC बहुत कुछ कर सकती है। अब मैं कुछ कहने वाला था, मैं नहीं कहता। अगर वो अंग्रेज़ी के कोई मुहावरे हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप कह सकता, मैं नहीं कह सकता। अच्छा, उनके YouTube देख लें। ICC के मेंबर्स में वो जान हो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है। मगर सवाल ये है कि अगर वो करेंगे तो इंडिया का पास जो ट्रंप कार्ड है वो ये है कि हम तो आपके साथ खेलेंगे नहीं। और इस वक्त जब इंडिया किसी के साथ खेलता है तो पैसे बनते हैं सबके, जब इंडिया उन किसी के साथ नहीं खेलता तो किसी के कोई पैसे नहीं बनते। पाकिस्तान बांग्लादेश खेल रहे लॉस मेकिंग, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका खेल रहे मार के थोड़े बहुत पैसे। तो जो रियल मनी जो है वो इंडिया के साथ जो भी खेलता है वहाँ पैसे मिलते। तो इंडिया इसको इस्तेमाल करता है। आप हमारे लिए वोट डालें, नहीं तो हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। तो जी आ जाओ, आप वोट डालें, आ जाएं इंडिया हमारे साथ खेल लें, हम आ जाते हैं आपके साथ खेलेंगे। वोट नहीं डालेंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे, नहीं खेलते। एक एक करके वो चुन के मारते हैं। ऑस्ट्रेलिया की भी अंडर प्रेशर ले आते हैं, इंग्लैंड को भी अंडर प्रेशर ले आते हैं, हर मुल्क को अंडर प्रेशर ले आते हैं। और वो बिग थ्री तो यही है ना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खड़े नहीं होते, सीधी सी बात है, मैं आज आपको बता रहा हूँ। इसलिए जब तक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खड़े नहीं हो जाएंगे उस वक्त तक आप टेक ऑन नहीं कर सकते BCCI को और इंडिया को। और ये ऑप्शन भी उन्होंने दिया कि अगर इंडिया पुल आउट कर ले तन्हा, लेकिन ये टूर्नामेंट, इंडिया ये कहता है कि अगर हम पुल आउट कर लेते हैं पैसा तो हमारे पास है। और हम जैसे कैरी पैकर ने तोड़ दिया था ना, सब टॉप प्लेयर्स ले गया था। इंडिया कहता है हम आपकी टीमें तोड़ देंगे, हम आपके टॉप प्लेयर्स खरीद लेंगे। अब मुझे बताएं, एक नॉर्मल प्लेयर है वो साल में पाकिस्तान में 2, 3, 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया बना लेता है। जब वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जाता है तो 10 करोड़ हो जाता है। इसी तरीके के साथ UK और ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं वो जब इंडिया के साथ खेलते हैं तो लंबे ही पैसे बनते हैं। जब ICC टूर्नामेंट में खेलते हैं जिसमें इंडिया होता है तो लंबे ही पैसे बनते हैं। तो अब बात यह है कि क्या करेंगे। अब देखिए PSL बेचारा $2-2.5 लाख देता है कि आ जाएं खेल लें हमसे। इंडिया देता है 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन। अब आप सोच लें 10 टाइम्स। तो वो बंदा तो एक दफ़ा IPL पे जाके खेल ले तो आप समझे कि 5 साल के लिए तो वो सेट हो गया। तो वो हर साल खेलना चाहते हैं। तो ये तो मनी मेकिंग स्कीम है। और अभी लेटेस्ट जो मैं आपको बताऊं, इंडिया IPL वाले सोच रहे हैं कि ये जो टीम्स बढ़ाई जाएं और भी इसको बड़ा किया जाए IPL को, और इतना बड़ा किया जाए कि बाकी सारी लीग्स ही फारग हो जाएं। तो इंडिया तो बिल्कुल वही डोमिनेशन उसकी अप्रोच है, हेजेमोनिक एंड डोमिनेशन, और क्रिकेट के अंदर बड़ी वाज़ेह तौर पे वो करता है और आगे भी करेगा।
ठीक है, वो तमाम ऑप्शन ज़रूर कार ला रहे हैं जिससे वो पाकिस्तान को अंडर प्रेशर ला सकें। हवाले से स्ट्रेटजी तरतीब देने की ज़रूरत है बिफोर टाइम। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अब मुझे सफ़े पलटने पर एतराज़ आ जाता है ना, आपको अक्सर सामने सफ़े पलट रही होती हूँ तो ये अंबार लगे हैं उन सवालों के जो ये इस पहलगाम वाक़े के बाद सामने आए हैं, और इनमें से अच्छा खासा हिस्सा तारीफ पर, के ऊपर 8-10 सवाल है, 8-10 सवाल है, और पहला हिस्सा सबका वो तारीफी पैगामात है जो आपके इंटरव्यू सवाल की तरफ है। लेकिन एक तारीफ मुझे शामिल करनी पड़ेगी, प्लीज़ इजाज़त दे दें। वो क्या है? वो बहुत मज़े की तारीफ है, उन्हीं की ज़ुबान से अच्छी लगेगी। इंग्लैंड से मलिक वकार अली क्या कह रहे हैं? की कहते हो तेरी साहब, आपको तो पहले तो अप्रिशिएट करना था जो आपने करण थापर साहब को इंटरव्यू दिया है। यकीन करें कि सबसे जितना पाकिस्तान की, मैं इस टेंशन के माहौल में जितना मैंने इंटरव्यू सुने हैं पाकिस्तान के भी, इंडिया के बेशुमार लोगों के सुने, आपका सबसे अच्छा और बेहतरीन इंटरव्यू था। सच्ची बात है, आपने पाकिस्तान का जिस तरह से मुकदमा लड़ा है ना, और भारतीय टीवी पे आपको बता दिया है कि अगर पाकिस्तान को कोई खतरा हुआ तो न्यूक्लियर ऑप्शन जो है ब्लफ नहीं है, हम इस्तेमाल करेंगे। तो यकीन करें बड़े अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया है। मुझे तो लगा है आप शायरी भी करते हैं, आपने इस तरह से जवाब दिया है, आपने बिल्कुल एक मौसीकी सुनाई है उनको। दूसरी बात यह है कि क्या ख्याल है, इंडिया फिर भी जिस तरह का आपने पैगाम पहुंचाया है या बाकी पाकिस्तान की तरफ से उनको पैगाम पहुंचाया, क्या ख्याल है मोदी फिर भी कोई हरकत करेगा अपने लोगों को मुतमिन करने के लिए, या फिर अभी चैन ही चैन लिखेगा? और जिस तरह की ये हिंदुआ था कि या कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोगों की ये जो साजिश है, हम तकरीबन 1.5-2 अरब लोग जो पूरी दुनिया की 24-25% आबादी है, हमें किस गुनाहों की सजा मिल रही है कि हम इन चंद लोगों की सियासी ख्वाहिश की नजर हो रहे हैं कि इनके सियासी मकासद के लिए इंडिया पाकिस्तान के लोग पीछे जा रहे हैं। वो इनके बारे में कोई आप भी बात किया करें मीडिया पे, ताकि लोगों को शोर होए, को अकल को हाथ लगाएं, और ताकि हम लोग बामी अमन शांति के साथ रह सकें। जी देखिए, ये किया गया था इसलिए ये मेरा मौक़िफ़ है, ये पाकिस्तान ने नहीं किया, ये इन्होंने डीप स्टेट ने खुद किया और करवाया और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया। इसके दो मकासद थे, एक तो ये कि इंडिया की जो पब्लिक है उनको बीजेपी की हमायत में खड़ा कर लिया जाए, एक हाइपर नेशनलिज्म क्रिएट कर दी जाए। इलेक्शंस आ रहे हैं 3-4 जगह पे, और इस किस्म की चीज़ें वो पहले भी करते रहे इलेक्शंस के दौरान, उससे पहले भी। पाकिस्तान हमेशा इशू बनता है इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इंडियन इलेक्शंस इज़ नेवर एन इशू। तो एक तो ये था, और दूसरा ये कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेना था, बिकॉज़ इस वक्त वो इंडिया का ये मौक़िफ़ है उनकी हुकूमत का और उनकी थिंक टैंक्स का कि पाकिस्तान इस वक्त बड़ी एक कमज़ोर रियासत है और बड़े मुश्किल हालात में गुजर रहा है। इकॉनमी वीक है, टेररिज्म का शिकार है, इंटरनेशनली ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, पैसे ख़त्म हो गए हैं, दाने मुक गए हैं, और अंदर दराड़ बहुत पड़ी हुई है सिविल सोसाइटी और रियासत के इदारों के दरमियान, एंड सो ऑन। तो उनका ख्याल था कि अच्छा है अगर टिक्का लाओ एक और, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दें, तो उन्होंने ये किया। और सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट वहाँ थे और उनको ये कन्विंस करना था कि पाकिस्तान का साथ छोड़ें, हमें फुल फ्लैश सपोर्ट दें, हम ही हैं जो चाइना के ख़िलाफ़ खड़े हो सकते हैं और ये पाकिस्तान का साथ छोड़ें, एंड सो ऑन। तो मेरा ये तो दोनों रीजंस थे, एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेना था स्पेशली द अमेरिकन, और दूसरा ये कि अपने आवाम को भी अपने साथ लेना था बिकॉज ऑफ इंटरनल डिस्प्यूट एंड इश्यूज़। अब हुआ ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो शक है कि ये इंडिया ने खुद ही करवाया, ये बीजेपी ने खुद करवाया, इंडियन डीप स्टेट ने खुद करवाया। इसीलिए एक तरफ तो उन्होंने टेररिज्म को कंडेम किया मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया। उन्होंने भी ये कहा कि एविडेंस लेके आओ, और ये जो आज मैंने बात की है इस प्रोग्राम के अंदर, उसके बाद तो बिल्कुल वाज़े हो जाना चाहिए कि ये बात जो मैंने आज की है रिसर्च करके, ये तो इंटरनेशनल स्पाई एजेंसियां जो हैं उनकी जो, उन्होंने तो सब पहले उनके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने तो अपने लोगों को ब्रीफ कर दिया होगा जब ये हुआ कि जी भाजी ये तो उस तरह ही लगता है जो उस तरह पहले हुआ सी बिल क्लिंटन के ज़माने में, और इसमें ये गैप्स हैं और ये मसले हैं। तो इसलिए इस वक्त पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करना मुनासिब नहीं है, अभी कोई एविडेंस नहीं है। अगर कोई सर्कमस्टांशियल एविडेंस है तो ऐसे ही लगता है कि ये जैसे 2000 में चिट्ठी सिंहपुरा का मामला हुआ था, ये उसी किस्म की कोई चीज़ हमें लगती है। अच्छा, अब इसीलिए इंडिया को वो सपोर्ट नहीं मिली। इंडिया का जो मीडिया है वो तो एकदम तैयार हो जाता है जब भी ऐसी कोई बात हो, और वो तैयार हो गए। अब मसला ये बन गया है कि
एक पार्ट कामयाब हो गया है, डोमेस्टिक ओपिनियन को तैयार कर लिया है, मगर इंटरनेशनल ओपिनियन साथ नहीं मिला, जिसकी वजह से मेरा ये ख्याल है कि अब इंडिया की हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि अगर अब हम ये काम करते हैं कि अटैक करते हैं पाकिस्तान को या उसको सज़ा देने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए मसला ये बन जाएगा कि अपने लोग तो मान रहे हैं मगर इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं मानेगी और फिर रोक देगी, इस चीज़ को होने नहीं देगी, हमें सपोर्ट नहीं करेगी, और अगर कोई हमदर्दियाँ हैं किसी की तो वो पाकिस्तान की तरफ चली जाएंगी। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये सोच विचार में आप शुरू हो गए, नहीं तो अदरवाइज़ तो ये तैयार थे कुछ करने के लिए, मगर जब इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला, अमेरिका की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला, ट्रंप की सपोर्ट नहीं मिला, तो थोड़ा सा सोचों में पड़ गए। इसीलिए अब अपनी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में तब्दीलियां ला रहे हैं, फ़ौजियों को बुला के कह रहे हैं आप फैसला करें, आपने क्या करना है, अपने पास से इसको दूर कर रहे हैं कि ये हमारी इदारे जो हैं वो खुद ही फैसला कर लेंगे एंड सो ऑन। तो नरेंद्र मोदी अपने आप को दूर कर रहा है इससे थोड़ा थोड़ा। साथ साथ जाहिर है वो जहाँ जाता है, बिहार में जाता है या यूपी में जाता है, जहाँ भी जाता है वहाँ वही है कि हमें बदला लेंगे, वो तो कहना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त थोड़ी सी ये तब्दीली आ गई है, जो प्लान बनाया था वो फुली पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया और ना ही हो पाएगा। दिन ब दिन ज़्यादा सवाल खड़े होंगे, कम नहीं खड़े होंगे, और जैसे सवाल खड़े होंगे ये पब्लिक ओपिनियन के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी दरार आ जाएगी, और वहाँ भी एक ओपिनियन शुरू हो जाएगा कि यार ठहर जाओ, एविडेंस लेके आओ, कोई ज़रूरत नहीं लड़ाई झगड़े करने की। और अभी मैं समझता हूँ अभी तो वो हाइट पे है, मगर दिन ब दिन ये कम होगा, और इंडिया के जो आर्म फोर्सेस हैं उनको भी पता है कि अंदर हुआ क्या है, तो इसलिए उनके अंदर भी जो मोटिवेशन होगी ना वो भी इट विल बी लैकिंग। अगर तो उनको यकीन हो ना कि ये पाकिस्तान ने किया तो मोटिवेशन हो जाती है, मगर अगर उनको भी शक हो कि यार ऐसे शायद असी आप ही कराया है, साढ़े लोग इन्वॉल्व नहीं, या इस किस्म की कोई बात है, तो फिर वो मोटिवेशन नहीं होती, बिकॉज ये सब थ्रू आउट ये लहर चल जाती है, सबके जहन में ये बात आ जाती है कि यार है की हो रहा है, आर्मी इज़ बीइंग यूज्ड फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस बाय अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट। तो मैं ये समझता हूँ इस किस्म के इश्यूज़ इंडिया में अब खड़े होने शुरू हो जाएंगे, मगर इसी वजह से मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ तो उनको करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं वो करते तो प्रूव हो गया कि जी ये गिल्टी है, तो करना तो पड़ेगा, मगर अगर ज़्यादा बढ़ के करते हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी साथ नहीं देगी। इसीलिए अमेरिका ने इनको कह दिया है, वैंस ने कह दिया है कि जो भी करना है एस्केलेशन ना हो। उनको समझ आ रही है कि इनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अपने ट्रैक्स को छुपाने के लिए कि हमारा हाथ नहीं है, उनका हाथ है, अगर नहीं करते तो फिर अपना हाथ है, इसलिए ये तो नहीं कर सकते, तो करना तो कुछ पड़ेगा। अब वो क्या करेंगे, किस लेवल पे करेंगे? पहले ये ख्याल था कि हाई लेवल पे करेंगे, अब मेरा ख्याल है शायद हाई लेवल पे नहीं, सिलेक्शन करेंगे, कुछ एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, कुछ ज़्यादा जगह पे शायद कर सकते हैं, और सोच समझ के करेंगे ताकि वहाँ से अगर निकलना हो तो निकल भी सके आसानी के साथ। मैं ये समझता हूँ कि अब वो जो थ्रेट थी ना ऑफ अ वेरी बिग वॉर, वो थ्रेट जो है वो डिसिपेट कर गई है, वो पीछे हट गई है। अब क्योंकि इंडिया की हुकूमत जो है, गवर्नमेंट जो है, उसको सपोर्ट नहीं मिला, और आहिस्ता आहिस्ता इंटरनल सपोर्ट भी कम होगा, जिसकी वजह से वो करेंगे ज़रूर कुछ ना कुछ, मगर मेरा नहीं ख्याल इतने बड़े पैमाने के करेंगे जिससे वो निकल ना सके, उस दलदल में ना फंस जाएँ, बिकॉज इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिलेगी। और फिर उन्होंने देख लिया कि पहली दफ़ा चाइना की तरफ से इतना वाज़े तौर पर इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पाकिस्तान को मिला है कि ये भी इसकी भी तवक्को वो नहीं कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ इस किस्म के नए डेवलपमेंट्स जो हुए हैं उसके साथ उनके इक्वेशंस जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, और वो आपको अब आगे देखेंगे कि वो किस किस्म की कार्रवाई करते हैं, हमारी तरफ से क्या होता है और कितनी जल्दी वो ख़त्म हो जाती है, एस्केलेशन नहीं होती। इसलिए ये जो सब कुछ किया है ना, इंडस वाटर, ये वो वाला, ये कागजी कार्रवाइयाँ हैं, ये इसकी अगर जंग करनी होती तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, वो अगर करके तो कर देते, मगर वो नहीं हो पाया। अब वो होगा थोड़ा बहुत, बट ये इस किस्म की चीज़ें होंगी, क्रिकेट नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लड़ाई झगड़े, ये चीज़ चलेगी। अब धमकियाँ देने का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन 2000 के बाद सोशल मीडिया भी ज़ाहिर है इस तरह से एक्टिव नहीं था, अब की बार मुश्किल होगा वो रद्द-ए-अमल देना जो वो भारत चाहता है। मुनीर डोगर मलेशिया से आपका सवाल, और गुलाम हुसैन कराची से, डॉक्टर गुलरेज उकाड़ा से, अहमद मुख्तार इटली से, मिसेस शफीउल्लाह सऊदी अरब से, असल में इंडिया से अमित जी लखनऊ से भी उन्होंने एक क्वेश्चन भेजा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और इसके अलावा दीगर व्यूअर्स भी इंडिया से जानना चाह रहे थे कुछ सवाल सिटी साहब से। आपके जो सवाल हैं वो हमारे शो का हुस्न है, हम सिंगार ज़रूर करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त है। थैंक यू।